नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय ताल। मैं आ गया वापस अपने घर अपने। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा गांव से। एक परिवार में 4 लोग रहते थे। पति राजेश, पत्नी पूनम और 2 बच्चे चंदन और पिंकी। ये परिवार गांव में सबसे गरीब था। ये पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजेश एक छोटे से कारखाने में 10,000 रुपए में नौकरी करता था। क्योंकि राजेश बहुत कम पढ़ा लिखा था, इस कारण से उसे कहीं अच्छी जॉब नहीं मिली थी। इसीलिए राजेश इसी जॉब में अपना भविष्य समझने लगा था। अब राजेश को काम करते करते 1 साल हो गया था। राजेश की पत्नी पूनम कहती, अजी, गांव में अब सबके बड़े बड़े मकान बन गए हैं। हम अपना पक्का मकान कब बनाएंगे? राजेश कहता है, अरे पूनम, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही एक अच्छा घर बनाएंगे। राजेश ऐसा कहकर खाना खाने लग जाता है। राजेश एक नेक इंसान था और हमेशा सच बोलता था। वहीं राजेश के गांव में ही एक जमींदार रहता था। राजेश और जमींदार के बीच लड़ाई तब शुरू होती है जब एक रात राजेश अपना काम करके घर आ रहा था। बारिश का मौसम था, आसमान में बिजली चमक रही थी। रास्ते के बीच में एक टपरी की दुकान थी। जमींदार का बेटा अनीश एक चाय वाले को पैसे न देकर उससे लड़ाई करता है और उसे मारता है। जमींदार का बेटा अनीश चाय वाले से कहता है, मुझसे पैसे मांगेगा तू? जानता नहीं क्या मैं जमींदार का बेटा हूँ? राजेश बीच बचाव में आ जाता है। अरे भाई, चाय पी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जमींदार का बेटा अनीश कहता है, राजेश, तुम अपना काम करो। वहीं पास ही 2 से 4 लोग और खड़े थे। उन्हीं में से हाँ भाई अनीश, तुम तो इतने अमीर हो। बेचारा ये चाय वाला अपने और परिवार का जीवन इसी चाय की दुकान से चलाता है। ऐसा सबके कहने पर आखिरकार अनीश को पैसे देने पड़े। बस फिर वहीं से शुरू होती है जमींदार और राजेश की लड़ाई। फिर राजेश अपने घर पहुंच जाता है। यहां दूसरी तरफ अनीश ने अपने पिताजी को सारी बातें बताईं। पिताजी कहते हैं, उस भिखारी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को शिक्षा देता है। अनीश, तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारे पिताजी सब देख लेंगे। क्योंकि जमींदार भी बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति था। वो लोगों को कर्ज देता और फिर कर्ज न चुकने पर लोगों से मारपीट करता, बच्चियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखता था। यहां राजेश ने आकर पूनम को सारी बातें बताईं। इसके बाद पूनम कहती है, अजी, आपको उनके बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? वो सही इंसान नहीं है। राजेश कहता है, अरे पूनम, तुम बेमतलब की चिंता करती हो। सत्य तो सत्य ही है ना। लो, अब खाना ले आओ, मैं बहुत थक गया हूं। ऐसा कहकर पूनम सबको खाना परोसती है। अगली शाम राजेश काम करके वापस आ जाता है। राजेश पूनम से कहता है, पूनम, अब हम अपना नया घर बनाएंगे। मैंने ठेकेदार से 3 दिन की छुट्टी ले ली है। पूनम कहती है, अजी सच में अब हमारा भी बड़ा घर होगा। इसके बाद राजेश मकान का काम शुरू कर देता है और ट्रैक्टर से पत्थर, बजरी और सीमेंट जो भी है सब मंगा लेता है। राजेश को एक ट्रॉली सीमेंट 20,000 रुपए का पड़ा था, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा थे। इसलिए उसने सीमेंट के कट्टों को बाहर एक तिरपाल से छिपाकर रख देता है। इसके बाद जैसे ही ये बात जमींदार और उसके बेटे को पता चलती है, जमींदार कहता है, बेटे, ये सही मौका है अपना बदला पूरा करने का। रात होते ही राजेश ने जो सीमेंट रखा है उसमें पानी मिला देना, जिससे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए। इसके बाद अनीश रात को चल देता है और राजेश के सीमेंट में जाकर पानी मिला देता है। उसी समय राजेश घर से बाहर बारिश देखने के लिए आता है। अनीश को सीमेंट में पानी मिलाते हुए देख लेता है। राजेश भागकर अपने घर में गया और अपनी पत्नी को जगाया। पूनम देखो, कोई हमारे सीमेंट में पानी मिला रहा है। राजेश ने अनीश को पकड़ लिया और दोनों में मारपीट होती है। राजेश अनीश को नीचे गिरा देता है और पीटने लगता है।
जमींदार भी अनीश के थोड़ा देर बाद चलता है। जमींदार ने राजेश के पैर में गोली चला दी और राजेश जमीन पे गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही जमींदार को देखा तो सभी अंदर चले गए और छिपकर देखने लगे। यह राजेश की पत्नी कहती है, अजी, ये क्या कर दिया? इन पापियों ने। इसके बाद अनीश ने अपने पापा से बंदूक ली और फिर राजेश के सीने पर एक और गोली मारी। अपने पति और अपने पापा को बचाने के लिए पूनम और उसके बच्चे गांव हमारी मदद। लेकिन कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता और जिनके दरवाजे खुले थे वो बंद कर लेते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। उसके बाद राजेश के बेटे चंदन ने जमींदार के सिर पे पत्थर मार दिया, जिससे जमींदार के सिर से खून बहने लगा। अनीश ने ये देखा तो अनीश ने चंदन को गोली मार दी और चंदन जमीन पे गिर गया। राजेश अपनी पत्नी पूनम से कहता है, पूनम, मैं तुम्हारे लिए नया पक्का घर नहीं बना पाया। इसके बाद अनीश एक एक कर सबको मार देता। इसके बाद जमींदार और उसका बेटा घर चले जाते हैं। गांव वाले ने किसी ने भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। उनके शरीर को जानवरों ने खाया था। अब राजेश का घर पूरी तरह बंद हो जाता, घर पे ताला लग जाता है। इसके बाद अमावस्या की रात आती है। रात के अंधेरे में पूरे गांव में चलने की आवाजें आती। मैं आ गया वापस गांव में अपना घर बनाने के लिए। तुम लोगों ने मेरे नया घर नहीं बनने दिया, अब तुम भी नहीं बना पाओगे नया घर। हा हा हा, आओ। सभी की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन किसी की बाहर आने की हिम्मत नहीं होती है। यही आवाज अनीश और उनके पिताजी भी सुनते हैं। अनीश कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। कौन है ये? कैसी आवाजें निकाल रहा है? कोई नहीं है बेटा, कोई होएगा चोर। अब तू सो जा। अनीश अपने कमरे में न सोकर अपने पिताजी के कमरे ही सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। गांव में एक दुकानदार जिसका नाम रामू था। दिन प्रतिदिन रामू के व्यवसाय में वृद्धि हो रही थी और दूसरे गांव के लोग भी रामू से सामान खरीदने आते थे। अब रामू का मुनाफा ज्यादा होने लगा था। रामू सोचता है, क्यों ना इस एक मंजिल मकान को बड़ा बनाया जाए और इसमें टाइल, पत्थर और मार्बल लगाया जाए। रामू दिन में ही ट्रैक्टर से टाइल सीमेंट मंगा लेता है। अब जैसे ही रात होती करीब 12 बजे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है। मैं आ गया, रात का अकेला शैतान कलुआ। इसके बाद राजेश का भूत रामू के द्वारा लाए गया टाइल सीमेंट को नष्ट कर देता है और आग लगा देता है और रामू के घर के दरवाजे में से अंदर आ जाता है। रामू से राजेश का भूत कहता है, नया घर बनाएगा तू, नया घर बनाएगा। इसके बाद रामू और उसके पूरे परिवार को राजेश का भूत मार देता है। अगली सुबह लोग सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकान का ताला बंद पाकर रामू के घर ही चले जाते हैं। रामू के घर से किसी की आवाज नहीं आती है। अगली रात फिर से गांव में वही आवाज आती है, टक टक टक, और कोई कहता है, मैं आ गया। सभी आपकी छत से देखते हैं। एक लाल कमीज पहने कोई जाता दिखाई देता है। सब डर जाता है। गांव वाले में से कोई कहता है, अरे ये तो कलुआ शैतान है। अब राजेश के भूत को सब कलुआ शैतान के नाम से जानने लग गया थे। राजेश का पास वाले घर को राजेश के भूत ने तोड़ दिया, जिससे सभी अंदर मर गए थे। राजेश का भूत चला जाता, अपने परिवार वालों के पास चला जाता। राजेश की पत्नी कहती है, हमें सभी गांव वालों के घर को तोड़ना है। राजेश का भूत कहता है, हाँ। जमींदार उसके बेटे अनीश से कहता है, बेटे, आज शहर में एक जमीन देखकर आया हूं। इस गांव में तो जब से राजेश और उसका परिवार मरा है, तब से उनका भूतिया साया हो गया है। अब अपन वहीं रहेंगे। रात हो जाती है। यहां अब अनीश रात को अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता होता है। राजेश का भूत ये सब देखता है। जैसे ही राजेश का भूत घर में प्रवेश करता है, गांव वाले तुकाराम तांत्रिक को बुला के ले आते हैं। तांत्रिक कहता है, रुक जा है बुरी आत्मा। जैसे ही तांत्रिक राजेश के भूत को अपने वश में करने का प्रयास करता है, राजेश का भूत गायब हो जाता है। इसके बाद तांत्रिक सबको कहता है, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
ये भूत अब तुम्हारे गांव में वापस नहीं आएगा। यह कहकर तुकाराम तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर चल देता है। तांत्रिक अब आधे ही रास्ते में पहुंचा होता है। अब रास्ते के बीच में राजेश का भूत, राजेश की पत्नी और उसके बच्चे भूत रूप में खड़े होते हैं। ये देखकर तांत्रिक अचंभित हो जाता है और राजेश को देखकर पहचान गया कि और तांत्रिक कहता है, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने अभी इस गांव से निकाला है। बचुड़ैल बनी राजेश की पत्नी और बच्चों को रोते देखकर तांत्रिक दुखी हो गया, क्योंकि तांत्रिक ने आज तक बेवजह किसी आत्मा को बंधन नहीं बनाया था। तांत्रिक ने राजेश के भूत से पूछा, हे आत्मा, क्या परेशानी है तुम्हें? इसके बाद राजेश का भूत सारी बातें बताता है कि कैसे जमींदार ने मेरे छोटे से हंसी खुशी परिवार को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा और चला गया। अगले दिन तांत्रिक जमींदार के घर गया। तांत्रिक जमींदार से मिलने उसके घर आ जाता है। पूछता है, क्या राजेश नाम के किसी व्यक्ति को आपने मारा था? कुछ ऐसा हुआ था। जमींदार ने तांत्रिक को पैसे को एक बंडल देता है और कहता है, मुझे वो आत्मा पकड़ी हुई चाहिए। अब रात हो जाती है। फिर तांत्रिक अपनी कुटिया की तरफ चल देता है। अब रास्ते में फिर वही चारों आत्माएं खड़ी मिलती हैं। राजेश कहता है, क्यों रे तांत्रिक, तू भी सब जैसा निकला। इसके बाद सब मिलकर तांत्रिक को मार देते हैं। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मैं मर गया, बचाओ। इसके बाद सब मिलकर तांत्रिक को मार देते हैं। इसके बाद 4 आत्माएं गांव में चली जाती हैं और जो भी गांव में नया मकान बनाने की सोचता है, राजेश का भूत सबका सीमेंट चुरा लेता है और जिस भी घर को नया या बड़ा किया जाता है उसको तोड़ देता है। अब जमींदार को यह पता लग गया था कि तांत्रिक को राजेश के भूत ने मार दिया। इसके बाद जमींदार और उसका बेटा गांव छोड़कर शहर अपने नानी के यहाँ चले जाते हैं। इधर रात होती है और राजेश का भूत जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार के घर कोई नहीं मिलता है। राजेश का भूत बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, कहां मर गए कायरो। इसके बाद राजेश का भूत जमींदार के घर जाल देता हेमकान को तोड़ देता है। यह गांव वाले सब बाहर आ जाते हैं और जैसे ही राजेश सब पर हमला करता है, सारे गांव वाले राजेश के भूत के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राजेश, हमें माफ कर दो, इसमें हमारी भी क्या गलती है। अगर उस रात हम तुम्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते तो ना जाने कितनों की लाशें बीत जाती। तुमने और तुम्हारे परिवार ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। इसके बाद राजेश की पत्नी पूनम और उसके बच्चों में उसकी पत्नी पूनम कहती है, स्वामी, इन्हें मत मारो, ये सही कह रहे हैं। उस रात जब मैं सबसे अपनी जीवन की भीख मांग रही थी, जिस भी घर पे जाती मैं, उस घर पे जमींदार का बेटा बंदूक मोड़ देता। गांव वाले राजेश के बच्चे भी यही कहते हैं। इसके बाद राजेश का गुस्सा शांत हो जाता है। गांव वाले सब कहते हैं, हम सब जीते जी भी मुर्दों की तरह है। उस जमींदार ने हमारा जीवन बेड़ियों में बांध रखा है। अब तुम ही हमें बताओ, हम क्या करते? राजेश, अब तुम ही हमें उस पापी से बचा सकता हो। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। इसके बाद राजेश और उसका परिवार गायब हो गया। अब यह अपनी नानी के घर अनीश और उसके पिताजी मौज करते हैं। सॉन्ग गाते गाते नहाता है। ठंडे ठंडे पानी से रोज नहाना चाहिए और रोज सुबह शाम अंडे खाने चाहिए, ऐसा कहते हुए जमींदार नहाता है। अब यहाँ अनीश रात के समय क्लब में अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करता रहता है और रात होती जैसे ही कार में बैठकर अनीश और उसकी फ्रेंड्स कार में बैठकर घर की तरफ आते हैं। रास्ते में 4 लोग खड़े मिलते हैं जो भूत के रूप में खड़े होते हैं। अनीश की कार उनके आगे आकर रुक जाती है। अनीश और उसकी फ्रेंड्स उनको देखकर डर गया और राजेश कहता है, अनीश और उसकी फ्रेंड्स कार में बैठकर घर की तरफ आते हैं। रास्ते में 4 लोग खड़े मिलते हैं जो भूत के रूप में खड़े होते हैं। अनीश की कार उनके आगे आकर रुक जाती है। अनीश और उसकी फ्रेंड्स उनको देखकर डर गया और राजेश कहता है, सब बाहर आ जाओ। सब पूरी तरह कांप रहे थे। राजेश और उसका परिवार अनीश की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। पूनम कहती है, पापी,
तेरी वजह से आज हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं। अब तुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अनीश को मार दिया। इसके बाद राजेश और उसके परिवार ने अनीश की फ्रेंड्स को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई और वहां से गायब हो गए। जैसे ही जमींदार सुबह पता चलता कि अनीश अभी तक नहीं आया है, उसके बाद जमींदार अनीश को ढूंढता है। साथ ही जमींदार ने पुलिस को फोन लगाकर अनीश को ढूंढने के लिए कहा। पुलिस को रास्ते में अनीश की कार दिखी और अनीश की डेड बॉडी पड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर जमींदार को पकड़ा। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अनीश की एक फ्रेंड के पास गई और रात की सारी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती, सीसीटीवी चेक करती है, सबूत इकट्ठे करती। रात हो जाती, जमींदार को नींद नहीं आती है। इसके बाद अनीश के नानी के घर की लाइट कभी बुझती है कहीं जलती है और अनीश के नानी के घर का दरवाजा जोर जोर से बजता है। सभी लोग डर जाते हैं। बाहर से आवाज आती, जमींदार साहब हम आ गए, तुम्हें भी हम अनीश के पास पहुंचने आए हैं। तैयार हो जाओ जमींदार जी, अब आएगा असली मजा, अब होगा खेल शुरू। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ताकि वापस से कोई राजेश के परिवार के साथ कर वो नहीं कर पाए। सब देखते रह गया और राजेश और उसके पूरे परिवार को मुक्ति मिल रही। दोस्तों, राजेश तो अपनी जिंदगी में पूनम के लिए एक नया पक्का मकान नहीं बना पाया, लेकिन भविष्य में सबका पक्का मकान होगा और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राजेश का दूसरा जन्म हो जाता है। अब राजेश हमेशा ही सबके सामने कहता रहता, मुझे नया घर बनाना है। शुरू शुरू में तो कोई समझ नहीं पाया। इसके बाद एक बाबा थे, उनको धीरे धीरे सब समझ आ गया और वो कहते, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये राजेश है। हो न हो ये जरूर राजेश ही है। इसके बाद राजेश की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। फिर राजेश ने बड़ी डिग्री ली होती है, जिसके कारण राजेश एक अच्छी जॉब करने लगा है। अब राजेश की महीने की सैलरी 50,000 से रुपए से भी अधिक होती थी। राजेश ने एक घर बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे राजेश का घर पूरा हो गया। राजेश सोचता है, काजल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये घर बनाकर मैंने अपने पिछले जन्म का हिसाब पूरा कर लिया हो। जमींदार का घर आज भी अकेला पड़ा रहता है। अब वो घर एक पुरानी भूतिया हवेली में बदल गया है। अब गांव में सबके बड़े बड़े मकान बन गए थे, पक्की सड़क बन गई और गांव में सबसे बड़ा मकान राजेश का ही होता है। राजेश के मकान के सामने महंगी कारें खड़ी होती, जैसे मर्सिडीज, BMW, लिम्बोर्गिनी और भी बहुत सारी कारें खड़ी होती हैं। वहीं अनीश का भी दूसरा जन्म हो जाता हुआ। अब शाम का समय था। राजेश कार से आता है और बीच में उसी टफरी की दुकान के पास आकर रुकता है। वो अनीश पहले से ही खड़ा होता है। राजेश को आते देख अनीश ने राजेश को नमस्कार की। नमस्कार राजेश भैया। इसके बाद अनीश और राजेश अपने अपने घर चले जाते हैं। राजेश अपनी पत्नी काजल से कहता, राजेश के गांव में एक आदमी बाहर से आकर बसा हुआ था। वो बहुत ही गरीब था। वो दिन भर एक थैले पर ही अपना सामान बेचता और उसी से ही अपना गुजरा करता। सब्जी ले लो सब्जी, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो। राजेश काम में बड़ा बिजी रहता था, इसलिए वो कभी उनके घर नहीं गया और वैसे भी उन्हें आए अभी महीना भर ही हुआ था। वो व्यक्ति भी राजेश की तरह हर चीज का शौकीन था, कुछ नया करना चाहता था। वो अपने परिवार से कहता, देखना, मैं एक दिन हम सब के लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा। रात को शाम को समय जैसे ही वो घर आता रहता है, रास्ते में उसे 2 चोर मिल जाते हैं। चाकू और बंदूक दिखाकर उसे लूट लेते हैं। ये बात जैसे ही राजेश को पता लगा, राजेश ने पुलिस को फोन मिलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, किसी भी कीमत पे मुझे वो दोनों चोर हवालात में चाहिए। इसके बाद राजेश उनके घर गया और उनसे हालचाल पूछे। इसके बाद राजेश ने ये जाना कि वो आदमी चाहता है कि उसका एक पक्का मकान हो, एक छोटी गाड़ी हो और कोई काम करने के लिए कुछ ऐसा हो जिससे परिवार का पेट भर सकूं।
फिर राजेश में उनके लिए एक पक्का मकान बनवाया और राजेश ने एक 4 व्हीलर कार गिफ्ट की और उस इंसान को एक राजेश के ये मोल में लगा दिया जिससे उसकी सारी जरूरत पूरी हो सके। ऐसे ही राजेश सबकी मदद करता था। तो देखा दोस्तों, आपने पिछले जन्म में तो राजेश पूनम के लिए एक पक्का मकान नहीं बना पाया, लेकिन एक बार एक आदमी के लिए पक्का मकान बना दिया और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दिया। तो राजेश के लिए एक सब्सक्राइब करें और दोस्तों, कहानी पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।